अनानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। नमः सर्वेभ्यः सुस्वागतम मित्राणि। आप सभी का मैं इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मृच्छकटिकम को, जो प्रायः प्रतियोगी परीक्षा में लगा रहता है। तो उसके बारे में आज हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसका लेखक कौन है। तो इसका लेखक है शूद्रक। शूद्रक ने इसकी रचना की और यह दशांक प्रकरणम नाटक है। तो दशांक प्रकरणम नाटक इत्युक्तौ रूपक कहते हैं, 10 रूपक होते हैं। तो 10 रूपक में जो प्रकरण होता है, इसकी गणना उनमें होती है और गौण प्रयोग में इसको नाटक भी कहा जाता है। और कथानक के बारे में, यह कथानक कविकल्पित है। ये कथानक कविकल्पित है। शूद्रक द्वारा रचित मृच्छकटिकम एक काल्पनिक नाटक है, जिसमें समाज, प्रेम, राजनीति और न्याय का चित्रण किया गया है। इसका कथानक कवि की कल्पना पर आधारित है। इसमें चारुदत्त और वसंत सेना के प्रेम को मुख्य विषय बनाया गया है। रस के बारे में चर्चा करेंगे इसमें। मुख्य रस श्रृंगार रस है। नाटक में हास्य, करुणा और वीर रस के भी उदाहरण मिलते हैं। श्रृंगार रस का प्रदर्शन चारुदत्त और वसंत सेना के प्रेम प्रसंगों में अत्यधिक देखने को मिलता है। रीति इसमें लाठी रीति है। इस नाटक में लाठी रीति का प्रयोग हुआ है, जो सरल, प्रभावशाली और संवाद प्रधान शैली को दर्शाती है। गुण प्रसाद गुण है। भाषा सरल, स्वाभाविक और ग्राह्य है। कथोपकथन में रोचकता है। पात्र, मुख्य पात्र इनमें चारुदत्त है, जो नायक है इसका। धूता चारुदत्त की पत्नी है। रोहसेन चारुदत्त और धूता का पुत्र है। वसंत सेना गणिका है, जो चारुदत्त की प्रेमिका है। अब प्रेम युगल, इसमें प्रेमी भी हैं। मदनिका ये प्रेमिका है और शर्विलक मदनिका का प्रेमी आर्य का मित्र है। राजनीतिक पात्र में देखेंगे तो राजा पालक नाटक का राजा हुआ। आर्यक शर्विलक का मित्र है, जिसे राजा पालक ने बंदी बनाया, बाद में राजा बनता है। तो यहाँ पर 3 प्रकार की कथा होती है। एक चारुदत्त और वसंत सेना की, दूसरी मदनिका शर्विलक की और तीसरी कथा राजा पालक और आर्य की। इन 3 कथाएं यहाँ पर मुख्य होते हैं। और सहायक पात्र रहेंगे इसमें संवाहक चारुदत्त का सेवक, जो जुए में सब कुछ हार कर बाद में भिक्षु बनता है। कर्पूरक वसंत सेना का सेवक है। विदूषक मैत्रेय है, जिसे चारुदत्त बुलाता है। शकार राजा पालक का साला है। मृच्छकटिकम नाटक का अंक नाम देखेंगे अब। तो पहला अंक है अलंकारन्यास, दूसरा द्यूतकर संवाहक, तीसरा संधि विच्छेद, चौथा मदनिका शर्विलक, पांचवा दुर्दिन, छठा प्रवहन विपर्यय, सातवां आर्यकापहरण, आठवां वसंत सेनामर्दन, नौवां व्यवहार, 10वां संहार। यह नाटक महाकवि शूद्रक द्वारा रचित है और प्रत्येक अंक अपनी रोचक कथा वस्तु के कारण संस्कृत साहित्य में अद्वितीय स्थान रखता है। अब मृच्छकटिक की कथा वस्तु देखेंगे। मृच्छकटिक संस्कृत साहित्य का प्रख्यात प्रकरण रत्न है। इसकी रचना महाकवि शूद्रक ने 10 अंकों में की है। इसका पहला अंक है अलंकारन्यास। इसके प्रथम अंक का नामकरण कवि ने अलंकार न्यास किया है। इसकी संक्षिप्त कथा वस्तु इस प्रकार है। उज्जैनी की सुप्रसिद्ध वेश्या वसंत सेना को राजा का श्यालक शकार एनकेन प्रकारेण अपने प्रेम पाश में फंसाना चाहता है। वह अंधकार में उसका पीछा करता है। भागती हुई वसंत सेना चारुदत्त के निवास के पास पहुंच जाती है। शकार के मूर्खतापूर्ण कथन से वसंत सेना को यह ज्ञात हो जाता है कि यह अपने प्रेमी चारुदत्त के भवन के पास है और वह उसी भवन में प्रविष्ट हो जाती है। विदूषक के कसकर झिड़क देने से शकार बाहर रह जाता है। चारुदत्त से वार्तालाप के पश्चात वसंत सेना अपने आभूषण उसी के पास न्यास के रूप में रख जाती है। इस प्रकार अलंकार न्यास नामक यह अंक समाप्त होता है। दूसरा अंक है द्यूतकर संवाहक। प्रकरण के द्वितीय अंक का नाम द्यूतकर संवाहक है। इस अंक के प्रारंभ में 2 घटनाएं घटित होती हैं। नायक चारुदत्त की सेवा में सदैव संलग्न रहने वाला संवाहक परिस्थितिवश पक्का जुआरी बन जाता है। जुए में प्रचुर धन हार जाने के पश्चात वह भागकर वसंत सेना के घर पहुंचता है। वसंत सेना अपने प्रेमी चारुदत्त के सेवक को अपना हस्ताभरण देकर जुए के ऋण से मुक्त करा देती है। वह संवाहक बौद्ध भिक्षु बन जाता है। संयोग से उस दिन प्रातःकाल वसंत सेना का कुन्नमोटक गज मार्ग में आने वाले किसी भिक्षु को कुचलना चाहता है, परंतु उसका सेवक कर्णपूरक उसकी रक्षा कर लेता है। कर्णपूरक की इस बहादुरी से प्रसन्न
चारुदत्त उसे अपना बहुमूल्य दुशाला पुरस्कार स्वरूप प्रदान करता है, जिसे वह अपने पराक्रम का वृत्तांत सुनाते हुए वसंत सेना को समर्पित कर देता है। अपने प्रेमी का दुशाला पाकर वसंत सेना अपने प्रासाद के सर्वोच्च छत पर पहुँच जाती है। यहीं पर इस अंक की समाप्ति हो जाती है। प्रकरण के तृतीय अंक का नाम संधि विच्छेद है। इस अंक में शर्विलक वसंत सेना की दासी तथा अपनी प्रेमिका मदनिका को सेवा कार्य से मुक्ति दिलाना चाहता है। कठिनाई यह होती है कि मदनिका की मुक्ति के लिए वसंत सेना को कुछ दिए बिना यह कार्य संभव न था। यह विचार करके ब्राह्मण होते हुए भी शर्विलक चारुदत्त के घर में सेंध लगाकर वसंत सेना के ही आभूषण को चुरा लेता है। उन आभूषणों से अपनी प्रेयसी मदनिका को मुक्त कराना चाहता है। दूसरी ओर चारुदत्त की पत्नी धूता अपने पति को अपयश से बचाने के लिए अपनी बहुमूल्य रत्नमाला विदूषक को इसलिए दे देती है कि वह उसे वसंत सेना के सुवर्ण भांड के बदले उसके घर पहुंचा दे। चारुदत्त उस रत्नमाला को वसंत सेना के घर भिजवा देता है और वर्धमान को सेंध बंद करने के लिए आदेश देता है। यहीं पर अंक की समाप्ति हो जाती है। प्रकरण के चतुर्थ अंक का नाम मदनिका शर्विलक है। शर्विलक चारुदत्त के यहाँ से चुराए गए अलंकारों को लेकर वसंत सेना के घर पहुँचता है। वह मदनिका से मिलकर अलंकार संबंधी चोरी की पूरी कहानी उसे सुनाता है। मदनिका वसंत सेना के अलंकारों को पहचान लेती है और शर्विलक से कहती है कि वह स्वयं उन आभूषणों को वसंत सेना को दिया है। शर्विलक स्वयं को चारुदत्त का व्यक्ति बताते हुए वैसा ही करता है। वसंत सेना मदनिका को शर्विलक की वधू बनाकर गाड़ी में बिठाकर विदा कर देती है। इधर विदूषक चारुदत्त के द्वारा भेजी गई रत्नावली को वसंत सेना को सौंप देती है। वसंत सेना रत्नावली को लेकर विदूषक के द्वारा चारुदत्त को संदेश भिजवाती है कि वह सायंकाल उनसे मिलने आएगी। इस अंक में विदूषक वसंत सेना के भव्य भवन के प्रकोष्ठों का अवलोकन करके उनकी प्रशंसा करती है। यहीं पर यह अंक समाप्त हो जाता है। प्रकरण के पंचम अंक का नाम दुर्दिन है। इसमें वर्षा का विस्तृत वर्णन किया गया है। चारुदत्त वसंत सेना से मिलने पर उसका हार्दिक स्वागत करता है। विदूषक से वसंत सेना के आगमन का कारण पूछे जाने पर चेटी कहती है कि हमारी मालकिन यह पूछ रही है कि रत्नावली का मूल्य क्या है। वे उसे अपनी समझकर जुए में हार गई हैं और उसके बदले यह स्वर्ण भांड देने को समुद्यत है। चारुदत्त और विदूषक दोनों ही उसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। चेटी सुवर्ण भांड की प्राप्ति का संपूर्ण वृत्तांत विदूषक के कान में कह देती है। विदूषक चारुदत्त से सब कुछ बताकर लौटना चाहता है। चारुदत्त और वसंत सेना साथ साथ घर की ओर जाते हैं और वसंत सेना वहीं पर रात्रि विधि करती है। यहीं पर अंक की समाप्ति हो जाती है। प्रकरण के षष्ठ अंक का नाम प्रवहन विपर्यय है। इसके प्रारंभ में चेटी वसंत सेना को जगाती हुई कहती है कि आर्य चारुदत्त पुष्पकरंडक जीर्णोद्यान में गए हुए हैं और यह कहे गए हैं कि गाड़ी तैयार करके वसंत सेना को भी उद्यान की ओर ले आना। यह सुनकर वसंत सेना बहुत ही प्रसन्न होती है। रजनिका चारुदत्त के पुत्र को खेलने के लिए मिट्टी की गाड़ी देती है, परंतु वह उसे लेने से मना कर देता है और सोने की गाड़ी के लिए मचलता है। गाड़ी न मिलने पर रोने लगता है। वसंत सेना बच्चे को सोने की गाड़ी बनवाने के लिए अपने आभूषण दे देती है। इतने में ही चारुदत्त का चेट वर्धमानक वसंत सेना को ले जाने के लिए गाड़ी लाता है और उसका बिछावन लाने के लिए घर की ओर चला जाता है। उसी समय संयोग से शकार का चेट स्थावरक शकार को गाड़ी को लेकर पुष्पकरंडक उद्यान में जाते हुए मार्ग में गाड़ियों की भीड़ के कारण चारुदत्त की वाटिका के पक्ष द्वार पर अपनी गाड़ी रोक देता है और दूसरी गाड़ी के फंसे हुए पहिए को निकालने में सहायता हेतु चला जाता है। इसी बीच बसंत सेना द्वार पर आती है और वहां पर खड़ी हुई शकार की गाड़ी को चारुदत्त की गाड़ी समझकर उसमें बैठ जाती है। स्थावरक गाड़ी को लेकर आगे बढ़ जाता है। इधर राजा पालक की सिद्ध पुरुष की भविष्यवाणी पर विश्वास करते हुए भोपाल के पुत्र आदिक को कारागार में डाल देता है। कारागार से भागकर आदिक चारुदत्त की गाड़ी में बैठ जाता है। उसके हाथ की बेड़ी की झंझनाहट को वन सेना के आभूषणों की ध्वनि समझकर वर्धमानक गाड़ी को हाँक देता है। मार्ग में दो राज कर्मचारी गाड़ी देखने के लिए आते हैं, जिनमें से एक चंदनक नामक सिपाही आर्य को देखकर उसकी रक्षा का वचन देता है। एक अपने साथी से झगड़ा कर देता है। चंदनक आर्य को तलवार देता है और आर्य उसका आभार मानता है। यहीं पर अंक की समाप्ति हो जाती है। प्रकरण का सप्तम अंक का नाम आर्य का अपहरण है। इसमें चारुदत्त और विदूषक वसंत सेना को लेकर आने वाली गाड़ी की प्रतीक्षा करते हैं। गाड़ी वहां पहुंच जाती है। विदूषक जैसे ही गाड़ी का पर्दा हटाकर भीतर झांकता है, वहां वह एक पुरुष को देखकर चिल्ला पड़ता है। आश्चर्यचकित चारुदत्त वहां स्वयं आकर देखता है। गाड़ी में बैठा हुआ आर्य चारुदत्त से शरण मांगता है। चारुदत्त उसे अभयदान ही नहीं देता, अपितु उसके बंधन को कटवाकर उसे विदा कर देता है। चारुदत्त और विदूषक राजभय कारण शीघ्र ही वहां से चले जाते हैं। यहीं पर अंक की समाप्ति हो जाती है। इस प्रकरण के अष्टम अंक का नाम
वसुन सेना मर्दन है। इसके प्रारंभ में चीवर हाथ में लिए हुए भिक्षु को देखकर शकार जब उसे अपराधी समझकर मारता है तो वीट उसे बचा लेता है। भिक्षु शकार की स्तुति करते हुए अपने प्राणों को बचाकर वहां से भाग जाता है। पुनः शकार जब गाड़ी में बसंत सेना को देखता है तो भय खाकर पीछे हट जाता है। शकार बसंत सेना से प्रणय प्रार्थना करता है, परंतु बसंत सेना उसकी प्रार्थना को ठुकरा देती है। इससे क्रुद्ध होकर शकार बसंत सेना का गला घोंट देता है। बसंत सेना मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ती है। विट से यह दृश्य देखा नहीं जाता। वह शकार का साथ छोड़कर सर्विलक आदि से मिलने के लिए चला जाता है। शकार बसंत सेना के शरीर को पत्तों से ढककर छोड़ देता है तथा शीघ्र ही चारुदत्त के विरुद्ध हत्या का मुकदमा चलाने के लिए न्यायालय पहुंचता है। उधर भिक्षु बना संवाहक बसंत सेना को जीवित जानकर समीपस्थ विहार में ले जाता है और समुचित उपचार के द्वारा उसे स्वस्थ कर देता है। यहीं पर अंक की समाप्ति हो जाती है। प्रकरण के नवम अंक का नाम व्यवहार है। इसमें शकार चारुदत्त पर बसंत सेना को मारने का अभियोग लगाता है। अधिकरणिक द्वारा पूछे जाने पर वीरक के वक्तव्य से इसकी पुष्टि हो जाती है। विदूषक और शकार में झंझट हो जाता है। आपस में मारपीट के दौरान विदूषक की बगल से वसंत सेना के आभूषण पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। शकार उन्हें उठाकर सभी को दिखाता है और कहता है कि इन्हीं के लिए चारुदत्त ने वसंत सेना को मार डाला है। अधिकरणिक अभियोग को सच मानकर चारुदत्त को मृत्युदंड का आदेश देते हैं। यहीं पर अंक समाप्त हो जाता है। प्रकरण के दशम अंक का नाम संहार है। इसमें विदूषक और रोहसेन चांडालों से चारुदत्त को छोड़ने की प्रार्थना करते हैं। वह कहते हैं कि चारुदत्त के स्थान पर वे उनका वध कर दें। इधर स्थावरक चांडालों से बार बार कहता है कि वंश सेना की हत्या चारुदत्त ने नहीं अपितु शकार ने की है। शकार जब यह सुनता है तो वह चांडालों को विश्वास दिलाने के लिए स्थावरक को अपना सुवर्णस्तेयी बताकर अपराधी ठहराता है और प्रतिकूल बोलने का यही कारण बताता है। चांडाल इसे सच मान लेते हैं। इतने में भिक्षु और वसुदेवनाथ चारुदत्त के प्राणदंड की घोषणा को सुन लेते हैं। वे दोनों बड़ी तेजी से वन स्थान की ओर प्रस्थान करते हैं। उनके वहां पहुंचने से पूर्व ही एक चांडाल चारुदत्त पर तलवार से प्रहार करता है, परंतु वह सफल नहीं होता। पुनः जैसे ही चांडाल चारुदत्त को शूली पर चढ़ाना चाहते हैं, भिक्षु और वसंत सेना वहां पहुंच जाते हैं। यह देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। चांडाल तुरंत ही समाचार राजा को देते हैं। वज्र सेना को देखकर शकर वहां से भाग जाता है। वज्र सेना और भिक्षु को देखकर चारुदत्त आनंद से फूले नहीं समाते हैं। इस समय राज्य परिवर्तन भी हो जाता है। पालक के स्थान पर आर्यक राजा हो जाता है। वह चारुदत्त को मुक्ति और शकार को मृत्युदंड का आदेश देता है। उदार हृदय चारुदत्त शकार को क्षमा कर देता है। इधर चंदन यह सूचना देता है कि चारुदत्त की पत्नी दूता सती होने जा रही है। चारुदत्त दूता को सती होने से बचा लेते हैं। दूता प्रसन्न होकर वसंत सेना का आलिंगन करती है। चारुदत्त और वसंत सेना का शुभ विवाह हो जाता है। भिक्षु को सभी विहारों का कुलपति बना दिया जाता है। स्थावरक को शकार की दासता से मुक्ति ला दी जाती है। चंदनक को पृथ्वी दंडपालक का पद दिया जाता है और वध के योग्य शकार को क्षमा करके उसका अधिकार स्थायी रूप से पूर्ववत रहने दिया जाता है। इसी के साथ इस प्रकरण ग्रंथ की समाप्ति हो जाती है। इस प्रकार मृच्छकटिक का आवश्यक स्वरूप प्रस्तुत किया गया है। इसमें कथा के सभी प्रमुख पात्रों और घटनाओं का समावेश किया गया है। इसमें चारुदत्त, वसंत सेना, दूता और अन्य पात्रों के माध्यम से मानव जीवन की जटिलताओं को चित्रित किया गया है। यह नाटक समाज, राजनीति और प्रेम की परतों को अनावरण करता है। आशा है कि इस प्रस्तुति से नाटक की गहरी समझ प्राप्ति हुई होगी। मुझे विश्वास है कि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई होगी। इस प्रकार हमने मृच्छकटिकम का अध्ययन किया। अभी तक जुड़े रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमः संस्कृताय नमः सर्वेभ्यः।